तो आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल्स और वायसराय जो होते हैं, इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो यहाँ से पूछे ही पूछे जाते हैं। अब एक्चुअली पैटर्न ऐसा होता है कि आप जैसे पढ़ रहते हैं कि बंगाल का अधिग्रहण आपने देखा, बंगाल को कैसे अनेक्स किया गया, मैसूर को कैसे अनेक्स किया गया, मैसूर का अधिग्रहण आपने देखा, 4 लड़ाइयाँ देखी बंगाल में, प्लासी और आपने बक्सर देखा। तो उस दौरान कौन थे गवर्नर जनरल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको बताई जाएंगी। कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, उनके ड्यूरेशंस में कौन कौन से एक्ट पास हुए, कई बार वहाँ से क्वेश्चन आता है। कहाँ पे सिपाही म्यूटिनी हुआ, सिपाही विद्रोह कहाँ पर हुआ। अचानक से पूछ दिया जाए कि तीसरे जो आंग्ल मराठा संघर्ष थे तब कौन था आपका गवर्नर जनरल या वाइसराय जो भी है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसराय, ये सर ये क्या चीज़ है, क्या ये एक ही चीज़ है, अलग अलग है? सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन होता है। आइए इसको हम लोग सीधी से और आसान सी भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो आप लोगों को ये बताया गया था कि इनका पहला जो सैन्य अभियान था, पहले तो चलो इन लोग सूरत उरत से अड़ाए थे, इधर आए मसूलीपट्टनम गए, लेकिन जहां पर पॉलिटिकली इन्होंने अपना एडवांसमेंट जो स्टार्ट किया, पॉलिटिकली जहां पे इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुए लोगों का, वो बंगाल रीजन था। तो यहीं पर बनाया गया बंगाल के गवर्नर, याद रखना किसके, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल, याद करो ना, 1765 इलाहाबाद की संधि, याद आ रहा है? और इस इलाहाबाद की संधि के बाद क्या लगाया जाता है वहां पे, द्वैध शासन। तो कोई ना कोई तो होगा जो उसको गवर्न करेगा। और वैसे भी ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हो रहा है, ये कोई ब्रिटिश सरकार नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट इज ओनली कंपनी एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी बाकी अन्य कंपनियों की तरह एक कंपनी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां थी, मतलब गवर्नमेंट की इन द सेंस उसके देश में, और उनमें से एक कंपनी थी। जैसे आज हमारे भारत में बहुत सारी कंपनी है, अडानी है, मतलब अडानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनी है, टाटा है, बिरला है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है ना, एयरटेल है। तो आप मान के चलिए कि एक फलाना कंपनी वाला है जो जगह जगह जाके पूरे देश को कैप्चर कर ले रहा है, समझ गए, सारा ही काफी होगा। अब मान लेते हैं वो फलाना जो है जाके श्रीलंका पे कब्जा कर लिया, नेपाल पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, चाइना पे कब्जा कर लिया। वैसे चाइना पे तो मुश्किल है, नहीं कर पाएगा, बट मान लेते हैं। तो वो उनकी पॉलिसी है, ना कि भारत सरकार की पॉलिसी है। तो ठीक वैसे ही ये जो आप देख रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सारी चीजें, किसकी तरफ से, कंपनी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर बंगाल के गवर्नर आएंगे, गवर्नर ऑफ बंगाल, याद रखना किसके, बंगाल के गवर्नर। इस क्रोनोलॉजी को याद रखना बेटा, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल, GOB आप बोल सकते हैं इसको, गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर होता यह है कि 1772-73 का वो ड्यूरेशन होता है, जब देखते हैं कि यार इन लोग तो बहुत ज्यादा अति मचा रखे हैं। जब अकाल आता है उसके बावजूद इन लोग सुधरते नहीं है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लेती है, थोड़ी सी संज्ञान लेती है, कहती है कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा हमको। तो कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्होंने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, इन पे ना कुछ रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले इसीलिए जो एक्ट आया था उसको हमने क्या बोला था, रेगुलेटिंग एक्ट कहा था। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो बंगाल के गवर्नर के पद को हटा के कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, याद रखना किसका, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ये जनरल वर्ड जो ऐड हुआ, ये उसी रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान हुआ, 72-73 के दौरान हुआ था। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ थे बंगाल के गवर्नर 1765, 1772-73 जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तब इसको कहा जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, GGB। अब ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और इसमें जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है वो कौन बनेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स बनेगा। तो ये नाम भी याद रखिएगा, अभी तो खैर पढ़ेंगे सारा चीज, फिर भी आप, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनानी है तो वॉरेन हेस्टिंग्स ये आ जाएगा। और इसके बाद फिर चेंज होता है, अंतिम जो रहेगा ये पहला रहता है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये रहेगा फर्स्ट, और लास्ट में जो रहता है सबसे लास्ट में वो कौन होगा बेटा, विलियम बेंटिक होगा, याद रखना कौन होगा, विलियम बेंटिक। लेकिन बोलोगे सर विलियम बेंटिक तो भारत का पहला गवर्नर जनरल है। जी हाँ, 1833 का जो एक्ट आएगा 1833 का, उस 1833 के एक्ट में अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल, किसका, भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत का पहला गवर्नर, सॉरी हाँ, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। एकदम सिंपल सी बात है भाई,
बंगाल के गवर्नर जनरल का ओहदा या नाम जो है बदला गया। कहा गया कि अब केवल बंगाल नहीं, अब तो हमने बहुत सारे एरिया जीत लिया, देख लिया है। तो जीता नहीं इन द सेंस, अब लगभग हमारे कंट्रोल में है, ठीक है ना, ऑलवेज। क्योंकि 1835 की 33 की बात हो रही है, तो 33 तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ले लिखा था। सिखों को ले लिया, सिखों बोलता हूँ, मराठों को ले लिया था, मैसूर को ले लिया था, बंगाल को ले लिया था, सिख अभी बचे थे, खैर सिख था, सिंध था, ये सब बचा था, है ना, नेपाल वेपाल बर्मा ऑलमोस्ट सब इन्होंने ले रखा था। तो उनको लगा कि नहीं यार, अब हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में राज करें तो बंगाल नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के बहुत सारे एरिया पे रूल कर रहे हैं। तो इन्होंने नाम क्या दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल। और यही बंदा जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, इसी को बना दिया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। ये कब तक चलेगा, जब तक 1857 रिवॉल्ट नहीं हो जाता। तो 1857 की क्रांति होगी, तो कैनिंग करके जो बंदा रहता है, कौन, लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग जो रहेगा वो लास्ट क्या बनेगा, भारत का गवर्नर जनरल। कैनिंग क्या बनेगा, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहेगा, कैनिंग रहेगा। कब से कब तक चल रहा है भाई, ज्यादा समय नहीं होगा, 1833 से लेके 1833 से लेके आपका हो जाएगा केवल, ये चलेगा 1857, चलो 58 ले लो, क्योंकि 58 के बाद ही ये सारी चीजें रानी ने अपना जो क्वीन एलिजाबेथ ने जो सुनाया, सॉरी विक्टोरिया ने जो सुनाया, उसके बाद से। अब हम चलते हैं यहाँ पर 18 वाई सराय हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वाई सराय। अब देखो इस वाई सराय का मीनिंग ही होता है, हिंदी में भी इसको वाई सराय बोलते हैं, वाई सराय। वाई सराय का मतलब क्या होता है, वॉइस ऑफ रॉयल फैमिली, यानी कि रॉयल फैमिली का उप या फिर रॉयल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव। अब रॉयल फैमिली कौन है, ब्रिटिश क्राउन। तो अब जो क्राउन का शासन शुरू हुआ, अभी तक सिर्फ कंपनी का शासन था, यहां पर याद रखना, ये गवर्नर ऑफ बंगाल कंपनी का, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कंपनी का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये भी कंपनी का। वायसराय से शुरू होता है क्राउन। क्राउन का मतलब होता है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा इंटरफेयर कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये भाई कंपनी अब तुम लोगों को जरूरत नहीं है, छोड़ो, तुम लोग, तुमको व्यापार करना है तुम व्यापार करो, अब इनके आंतरिक मामलों पर हम जो है हस्तक्षेप करेंगे, हस्तक्षेप से आंतरिक मामलों को हम संभालेंगे, इसके राजनीतिक मामले जो हम देखेंगे, तुम सिर्फ अपना काम करो। लेकिन कहीं वो बोला जरूर गया था, लेकिन इन्हीं के लोगों को ही वहां पे बैठाया गया। तो पहला वायसराय भी कौन बनेगा, कैनिंग ही बनेगा, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का पहला वायसराय, ये भी कौन बनेगा, कैनिंग बनेगा। अब वायसराय जब हम पढ़ेंगे तो उस दौरान और उसके आगे की चीजें बता दूंगा, फिलहाल आज गवर्नर जनरल को हम यहाँ पे कवर करना है। तो आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार सभी बता दीजिएगा हाँ या ना। ठीक, क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बनेंगे, वो भी कौन बनता है आपका, जो पहला बंदा आएगा रॉबर्ट क्लाइव बनता है। फिर हो जाता है 1772-73 में एक एक्ट आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, जहां पे इसको नकेल कसी जाती है, रेगुलेट किया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। ये काफी लंबे समय तक चलेगा। 1833 में इसी को बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बंगाल का। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद वायसराय होगा, वायसराय इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि अब भारत में ये जो क्राउन का शासन होने वाला है, यानी कि ब्रिटिश कंपनी का शासन होने वाला है और इनके शासन हटने वाले हैं, और इसीलिए अब इसको कहा जाएगा वायसराय, अर्थात वाइस किसका, रॉयल फैमिली का, यानी कि उप प्रमुख या उप प्रधान जो भी आप बोलिए, या उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका प्रतिनिधि, इसलिए इसको वायसराय बोला जाएगा। तो भारत का पहला वायसराय जो बनेगा वो लॉर्ड कैनिंग बनेगा। ठीक, आइए तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से बंगाल के गवर्नर की, है ना। भले हेडिंग आप भारत के गवर्नर जनरल वायसराय भले रख लीजिए, बट मेनली जो शुरुआत होगी वो होगी किसकी, बंगाल के गवर्नर से हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। ठीक, चलिए ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की हमने बात करी, 1757 से लेके 1760 तक होगा। ये दो टर्म में आता है। दो टर्म में कैसे, 1757 कौन सा युद्ध लड़ा गया, तुम लोगों को याद करो, प्लासी का युद्ध। तो देखो इसके सामने ऑलरेडी लिख दिया गया प्लासी का युद्ध। इसके अलावा इसी के समय एक और म्यूटिनी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत विद्रोह, यानी कि कई बार इसको कहा जाता है कि श्वेत विद्रोह, दो तीन बार अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो श्वेत विद्रोह यानी कि इन्हीं के सैनिकों ने एंड ऑल बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत विद्रोह कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में डायरकी किसने लगाया था, तो द्वैध शासन भी इन्हीं की देन थी। किसकी देन थी, रॉबर्ट क्लाइव की देन थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो इलाहाबाद की संधि, है ना। दो ट्रीटीज यहां पर किया गया था, याद करो। पहली जो ट्रीटी थी वो कौन सी थी, वो 12 अगस्त वाली ट्रीटी थी, 12 अगस्त की।
और दूसरी जो संधि थी वो थी 16 अगस्त की। तो पहली जो संधि करी गई थी वो किसके साथ करी गई थी? वो मुगल सम्राट के साथ करी गई थी। कब? 12 अगस्त। और 16 अगस्त की जो संधि थी वो किसके साथ करी गई थी? शुजाउद्दौला के साथ। 12 अगस्त की जो ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की संधि, उसमें कहा गया था कि भैया आप चुपचाप पेंशन लीजिए, हम आपको सालाना 26 लाख पेंशन देंगे, आप घर में बैठो शाह आलम द्वितीय को। वहीं शुजाउद्दौला को कहा गया कि तुम्हारे कारण ये लड़ाई लड़ी गई है और तुम इसके लिए उत्तरदायी हो, तुम रिस्पॉन्सिबल, इसलिए तुम 50 लाख चुकाओगे। ठीक है, तो ये सारी घटनाक्रम कब के है? रॉबर्ट क्लाइव जब क्या था? बंगाल का गवर्नर था। याद रखना, अभी गवर्नर जनरल नहीं बने हैं, क्या बने? सिर्फ बंगाल के गवर्नर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक ना। इसके बाद एक बंदा आता है जिसका नाम है वेंसीटार्ट। याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, बक्सर का युद्ध हुआ था तब बंगाल का गवर्नर कौन था, क्वेश्चन आता है, तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं था भाई। बक्सर के युद्ध के समय जो गवर्नर था बंगाल का, उस बंदे का नाम था वेंसीटार्ट। और जब ये लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद वापस से क्लाइव को बुलाया जाता है कि भाई क्लाइव क्या कर रहे है तू, तेरे पीठ के पीछे इतनी सारी बड़ी घटना हो गई भाई, उन लोगों को थोड़ा समझाओ, आओ बुलाओ करके। तब 1765 में वापस आएगा ये, और 65 से 67 2-3 साल, 1-2 और साल काम करेगा और उसके बाद फिर ये चला जाता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर एक बंदा जिसका नाम है कर्टियार। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बंगाल का जो अकाल आया था 70s में, 1770 में, उस दौरान यहाँ पे गवर्नर कौन था? तो जो गवर्नर था उसका नाम था कर्टियार। 1769 टू 72, 69 से 72। और इसी दौरान जब ये विफल हो जाती हैं इनकी नीतियां, तब क्या किया जाता है? फिर वॉरेन हेस्टिंग को बुलाया जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग जो रहता है यही बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा। याद रखना, ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। और आते ही सबसे पहले क्या करेगा? ये द्वैध शासन की समाप्ति कर देगा। याद रखना, अभी गवर्नर जनरल नहीं बना है, अभी रेगुलेटिंग एक्ट अभी नहीं आया, अभी आएगा, इसी के बाद आएगा। हालांकि इसको भेजने के पीछे का तर्क ही यही था कि इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको हम आगे जो है नकेल कसेंगे एंड ऑल, बट अभी तक आया नहीं है। और इसी दौरान इसने एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना करी। फौजदारी का मतलब होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्राइम कोर्ट, और दीवानी का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल कोड। तो प्रश्न आता है कि भाई कि भारत में कोड परंपरा की शुरुआत आधुनिक पद्धति से किस गवर्नर या किस जनरल की, जनरल तो नहीं बोलेंगे, कि किस गवर्नर की देन है? तो आपको बताना है ये वॉरेन हेस्टिंग की ही देन है। भारत में आधुनिक पद्धति से इनकी स्थापना किया जाना, किनका? कोर्ट्स का। कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय, है ना। तो इन न्यायालयों की जो स्थापना करी गई थी वो किसके द्वारा किया गया था? इसी बंदे के द्वारा किया गया था। इसका क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अभी तक इसको गवर्नर जनरल की पदवी जो है, या यूं कहें कि बंगाल के गवर्नर जनरल की पदवी अभी फिलहाल इसको नहीं दी गई है। अभी जो पदवी है इसको बाद में दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 में, तो इसी दौरान फिर इसको कहा जाएगा कि भैया अब एक काम करिए, आप जो है बन जाइए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि आपके अंतर्गत बंगाल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाकी जो अन्य दो प्रेसिडेंसीज है, मद्रास और कौन सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज है, वो सारी प्रेसिडेंसीज धीरे धीरे, क्योंकि आगे चल के आने वाला है, तो ये सारी चीजें की दिक्कत ना करे करके आप एक काम करिए, आप बंगाल के बन जाइए गवर्नर जनरल बन जाइए। जनरल वर्ड इसके लिए यूज किया गया। 1781 का अधिनियम आता है, ये जो एक्ट आता है जो कि कंपनी के समय समय पर, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनके लिए लेकर आया जाता था। जैसे 1773 का रेगुलेट करने के लिए आया, वैसे 1781 का भी अधिनियम इन्हीं के समय आया था। याद करें इसी समय 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी आएगा, 1784, जिसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा आएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये वॉरेन हेस्टिंग से ही संबंधित है। फिर ये भी याद रखना 1781 में, इसको पढ़ाया था ऑलरेडी मैंने, कलकत्ता में मदरसे की स्थापना करी गई थी। क्यों किया गया था बढ़िया, जल्दी से कमेंट करके बता दो। कैलकाटा में 1781 में मदरसे की स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था, जल्दी से बताइए कमेंट करके। फिर इसी दौरान 1784 में क्या होगा? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट तो आ ही रहा है, साथ ही साथ यहां पर एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी जाएगी। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। साथ ही साथ 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज, या यूं कहें कहीं जगह इसको हिंदू कॉलेज भी कहा जाता है, बट मेनली वो संस्कृत के लिए था, कोलबुक वगैरह, और वहां पे संस्कृत के प्रोफेसर्स हुआ करते थे। तो उन लोगों ने भी ये संस्कृत कॉलेज खोला था, ओपन किया था 1791 में। तो ये सारी घटनाक्रम है, ये सारी जो चीजें होंगी, है ना, ये इस दौरान हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि 17, हालांकि 1719 में कोई और आ जाएगा, मेरा बस ये का सवाल ये है कि 1781 में मदरसा खोला जाना, 1784 में विलियम जोन्स का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये क्यों किया गया था बताओ? ये देखो, यही दिक्कत है, आप लोग बता नहीं पाते हो, दैट्स द प्रॉब्लम।
बताओ ना, वाई 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 क्यों? आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसे काम नहीं चलता। बताया था ना भाई, कलकत्ता में मदरसे की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इन लोगों को अरबी और फारसी सीखना था। और इन्होंने मदरसा ही पहले क्यों बनवाया? संस्कृत कॉलेज या कोई दूसरा चीज क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि भैया इस समय ज्यादातर जो रूलर थे वो कौन थे? मुस्लिम रूलर थे। वाह, हिंदू मुस्लिम में फूट कुछ भी है? ये नहीं था भाई, हिंदू मुस्लिम में फूट यहां पे नहीं था। अरबी और फारसी सीखने के लिए था, इन लोग सीख सकें। हिंदू मुस्लिम में फुट वो बाद में कराएंगे, इन लोग नहीं कराए थे। इन लोग नहीं कहते, हिंदू मुस्लिम वाली कहानी इनकी नहीं थी, वो 1857 के बाद शुरू होती है। उसके पहले तक इनको कोई मतलब नहीं था। 1857 के बाद शुरू करते हिंदू मुस्लिम वाली जो पॉलिसी खेलना, ठीक है। अरबी फारसी इनको सीखना था, इसलिए सीखना था क्योंकि प्रशासन में भाग ले सकें। और सर अरबी फारसी क्यों? फिर बाद में इनको समझ आया कि नहीं, हिंदू पॉपुलेशन भी है तो उनके लिए भी सीखना पड़ेगा। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई विलियम जोन्स के द्वारा। आज के हमारे के लोग खुद ही नहीं पढ़ सकते, और सोचो अंग्रेजों ने पढ़ना शुरू किया था, पहले भाषा सीखे। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे हम अंग्रेजी क्यों सीखे, अंग्रेजी इनकी भाषा उनकी भाषा है। इतने इंफीरियर आपका जो है मतलब मानसिकता नहीं होना चाहिए। इतना मतलब निचला सोच नहीं होना। अरे मतलब यार, बहुत से लोगों को सुना है, अरे ये तो अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेजों ने दिया है, ऐसा है वैसा है। अरे क्यों भाई, सीखने बोल रहे हैं तुमको, तुमको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि अंग्रेजी सीख के तुम अपनी भाषा को भूल जाओ। हाँ, लेकिन ये करते हैं उन लोग भी बहुत गलत हैं। ओवर होशियार देखना, 4 अंग्रेजी के वर्ड नहीं आ जाएंगे, 4 इंग्लिश की लाइन नहीं सीख जाएंगे, फिर उसके बाद अरे मेरे को तो ना हिंदी समझ नहीं आता, वाह दे हिंदी समझ नहीं आई, ते कान के नीचे निपोर, हिंदी समझ नहीं आई तोला, और छत्तीसगढ़ी लत बिल्कुल। अरे ये क्या होता है? मेरे को बिल्कुल समझ काबर नहीं है भी, छत्तीसगढ़ी तोला, छत्तीसगढ़ी मेरे छत्तीसगढ़ी नहीं आता है। सूत के उठ के से चिबरा रमजत आज ही ते चल जाई, छत्तीसगढ़ी नहीं आता मेरे को कहा थे, और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। भाई दूसरे भाषा सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपनी भाषा नहीं आनी चाहिए। अपनी भाषा आनी चाहिए, वो बहुत और अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन दूसरे भाषा को भी सीखना है आपको। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषाओं को सीखना है। सीखने से कुछ गुनाह नहीं हो जाएगा, सीखने से कुछ कमी नहीं हो जाएगी, वो आपके डेवलपमेंट के लिए है। हम इंडियंस हमेशा स्किल सीखने से दूर भागते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। स्किल हमको सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप लोग याद रखना 1781 में कलकत्ता में मदरसा इसलिए बनवाया गया था ताकि ये पढ़ाया गया था भाई, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया आप लोगों को, क्यों क्या कैसे एवरीथिंग आपको पढ़ाया गया यहाँ पर। तो इसलिए ताकि अरबी फारसी सीख सके और प्रशासन में पार्टिसिपेट कर सके। पहला जो मराठा युद्ध और सालबाई की संधि याद करो, तो पहला मराठा तो 1775 में शुरू हो गया था, 1782 में सालबाई की संधि। अब कुछ याद है? पूरा फटाफट रिवाइज हो रहा है, हाँ या ना बताओ। एवरीथिंग यू हैव स्टडीड, सब चीज पढ़ा हुआ है। पहला मराठा युद्ध याद करो, 1775 सूरत की संधि हो जाती है। सूरत की संधि किसके किसके बीच हो रही है? अंग्रेजों की बंबई सरकार और साथ ही साथ जो रघुवा था, जिसको रोघा बोलते थे हम लोग, याद आ रहा है ना? निच्चट रोघा आदमी था साला, पेशवा बनने के लिए वो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया था, उसके तलवे चाट रहा था। इसलिए फिर कलकत्ता की सरकार बोलती है, अबे ये तुम ऐसे कैसे कर ली करके, याद आ रहा है वो वाला? पूरा सीन क्लियर हो गया? कलकत्ता की सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। सालबाई की संधि होती है। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय हो रहा है, और मंगलौर की संधि याद करो। तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हो जा रहा है भाई? तो सेकंड आंग्ल मैसूर कब शुरू हुआ था? 1780 से लेके 1784, तो ये सब इसी के समय हो रहा है, ठीक है ना। चलो, तो ये छोटी छोटी चीजें कॉमन चीजें, इसको आपको याद रखनी है, इसको मैं बार बार रिवाइज नहीं कराते रहूंगा, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। और 1780 ये तो हो गया, मुस्लिम सुधार बता दिया था, प्रथम मदरसा ये सब हो गया, सालबाई की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट देखो जिसकी हमने यहाँ पर बात करी थी, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है ना। तो परिषदों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। अच्छा, ये काउंसिल्स वाला जो पार्ट है ना, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा। कौन सा वाला? जो संवैधानिक विकास वाला पार्ट होगा, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा। मैं जितने भी एक्ट होंगे ना 1772 से, सॉरी 1773 से लेके आगे पूरा अलग अलग आते जाएगा। 1781 में क्या हुआ, 93 में क्या हुआ, 1813 में क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ, 1858 में क्या हुआ, 1862 में क्या हुआ, ठीक है। ये 1893 वो सब मैं अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चले, इसके अलावा आपको बताया था 1784 याद करो, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पिछले वाले स्लाइड में बता दिया था मैंने ये सारी चीजें। चार्ल्स विल्किंस, गीता का हितोपदेश का, ये सब पहले पढ़ा हुआ है, ये केवल रिवीजन के लिए, ये सारी चीजें पहले तुम्हारी पढ़ी हुई है। यही भाई साहब है जिसने कलेक्टर का पद सृजित किया था, इसको भी लिख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कलेक्टर पद का सृजन किसने किया था। कलेक्टर
जिले के जो समस्त जो अधिकार है, जो जिले वगैरह को जो दे दिए जाते हैं, वो कलेक्टर के हाथ में इसी समय दिए जाते हैं। कलेक्टर ही देखेगा अब सारी चीजें। तो कौन किया था भाई? ये भाई साहब किए थे। यही भाई साहब ने, याद करो, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत करी थी। याद आ रहा है? इजारेदारी प्रथा मैंने पढ़ाया था ना, क्या होता है इजारेदारी प्रथा, याद आ रहा है? जिसको पहले स्टार्टिंग में 5 ईयर के लिए रखा गया था, उसके बाद 1 ईयर के लिए कर दिया गया था, फिर सक्सेस नहीं हुआ था, और बाद में फिर उसके बाद 1790s में जो आता है फिर वो स्थायी बंदोबस्त के रूप में आता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा हुआ है। घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, ये भी मैंने पढ़ाया था ब्रिटिश पॉलिसीज में, याद करो। बफर स्टेट की अवधारणा, तो बफर स्टेट का भी कंसेप्ट जो आया था वो किसके साथ आया था? इसी के साथ आया था, ठीक है ना। और आसफुद्दुल्ला के साथ इन्होंने फैजाबाद की संधि करी थी। ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखो अब पहले से पढ़ा हुआ है तो अब ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा रिवीजन हो रहा है करके, हाँ या ना? पहले पढ़ा हुआ, ये सारी चीजें पहले पढ़ा दी गई हैं, और इसीलिए गवर्नर, मैंने क्या बोला था कि पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम गवर्नर जनरल पे आएंगे, तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, ताकि चीजें फटाफट आपके माइंड में बैठती चली जाएंगी। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं भाई। इसके बाद हम देखते हैं, ये इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। तो ये सारी जो घटनाक्रम थी वो किसकी थी? वॉरेन हेस्टिंग की थी। 1785 में जो है ये क्या हो जाते हैं? चले जाएंगे, ठीक है ना। अब हम यहां पर देखते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। हालांकि लॉर्ड कर्नवालिस के पहले एक और जो बंदा रहेगा ठीक है, और उस बंदे का जो नाम हो जाएगा, ठीक, एक सेकंड जस्ट वेट, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, तो 1785, सॉरी 84, तो 84 से, सॉरी 84, 85, जब 85 में जाता है, कहाँ गए ये, वॉरेन हेस्टिंग्स जाता है, उसके बाद एक बंदा बीच में आता है, लेकिन उसका कुछ खास जिक्र नहीं है। सीधा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कर्नवालिस की, हम यहाँ पर बात करते हैं। तो कर्नवालिस की जो कुछ कुछ खासियत है वो आप लोग याद रखिएगा। देखो, एक तो सबसे पहले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव भी 2 बार आता है, इंडिया आता है। 70 आपका 57 के बाद 65 तक रहेगा, उसके बाद फिर कुछ समय के लिए वापस फिर से आता है ये। लेकिन इस बंदे के साथ भी सेम वैसी कहानी है, 86 से 93 तक तो रहेगा ही रहेगा। कर्नवालिस जो है 86 से 93 रहता है, और उसके बाद बीच में एक बार और आएगा, 1805 में फिर से इसको बनाया जाएगा, ठीक है। और 1805 में जब आएगा तो इसी से संबंधित एक फैक्ट है जिसको याद रखना, यही जो बंदा रहता है 1805 में इसकी समाधि है, मर जाता है यहाँ पर। और एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि कहां पर है? गाजीपुर में है। कहां पर मिलेगा आपको? गाजीपुर में है, ठीक। चले तो देख लेते हैं इसके संबंधित। तो 1792 में ये एक युद्ध होता है, ये आप सभी को पता है, जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत रखा जाता है, यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध आप लोगों को पढ़ाया गया था। पहला जो होगा 67 से आपका 69 के बीच होगा, दूसरा 80 से 84 होगा, तीसरा जो है 90 से 92 होगा, चौथा 1799 में होगा। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय होता है? कर्नवालिस। यही कर्नवालिस है जो बहुत ज्यादा रेसिस्ट होता है। रेसिस्ट यानी कि लोगों को, या हिंदुओं को, या मुस्लिमों को, या इंडियंस को, यू कैन से, बहुत ही अभद्र नजरों से, या यूं कहें कि बहुत ही हे दृष्टि से देखता है। कौन? ये कर्नवालिस, ठीक है। इन्होंने ही कार्नवालिस कोड यानी कि कार्नवालिस संहिता का क्या करा? निर्माण किया। तो बहुत सारे जो आज के समय में जो सिविल सर्विसेज की जो आप बात करते हो, मतलब न्यायिक विभाग को प्रशासनिक विभाग से इन्होंने क्या किया था? अलग किया था। आज के समय के जो सिविल सर्विसेज की जो हम बात करते हैं वो सब इसी की देन थी। सिविल सर्विसेज कैसे होगा, पुलिस व्यवस्था की जो देन है एंड ऑल, वो किसने दिया था? वो सब कार्नवालिस ने दिया था, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या करा था? 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना करी थी। सर्किट कोर्ट कहाँ कहाँ पर था? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। याद रखना, पटना बस बिहार में, बाकी ये सब बंगाल वाले रीजन में आता है। कौन से रीजन में? बंगाल में। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद तो वैसे भी वेस्ट बंगाल में है, ढाका जो है बांग्लादेश में है, केवल एक पटना था। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर्किट कोर्ट की स्थापना कहां पर करी गई थी? तो ये 6 जगह पर किया गया था। बंगाल में इन्होंने क्या स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? याद करो, आप लोगों को बता दिया गया था 1790s में शुरू जरूर किया गया था, जिसको हमने जमींदारी सिस्टम कहा। वो स्टार्टिंग में 10 ईयर के लिए था, और 1793 में इसको क्या कर दिया जाता है? परमानेंट कर दिया जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता था परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि स्थायी बंदोबस्त। अभी बता दिया। पुलिस व्यवस्था थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि नागरिक सेवा का जनक, ठीक है ना।
एकमात्र गवर्नर जनरल इसने भारत को फ्रांस समझौते में भारत को फ्रांस में लौटा दिया था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि ये जो है इसकी जो समाधि वो कहाँ पर मिलेगी अपने को, गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि कहाँ पर है, गाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला पार्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जॉन शोर की बात करते हैं। तो इसके बाद जो बंदा आएगा उसका नाम है जॉन शोर है। 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो इसी के समय आएगा। ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है, अहस्तक्षेप यानी कि नॉन इंटरफेरेंस। और यही कारण है, देखो 1790 से 92 के बीच जो लड़ाई लड़ी जाएगी, 93 में दूसरा बंदा आ जाएगा, जॉन शोर आ जाएगा। और ये 93 से लेके 98 तक रहता है, और 98 तक कुछ होता नहीं है। टिप्पू सुल्तान भी अपना काम करते रहता है, बाकी लोग भी अपना काम करते रहते हैं, कोई यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। उसके बाद आता है खतरनाक आदमी जिसका नाम होगा वेलेस्ली। तो वेलेस्ली अभी अपना रंग दिखाने वाला है, क्या रंग दिखाने वाला है इसकी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ खास नहीं करता, लेकिन हाँ कई बार ये भी पूछा जाता है जो स्थायी बंदोबस्त था या जमींदारी जो सिस्टम था वो किसके दिमाग की उपज थी। तो ये जॉन शोर के ही दिमाग की उपज थी बेटा, याद रखना। हम नाम इसका इसलिए लेते हैं कार्नावल इसका, क्योंकि ये इस समय गवर्नर जनरल था। ये क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, यही मुखिया था ना। अरे मैं बोलूंगा भाई, मान लेते हैं, ध्यान से समझना। जैसे कि कोई एक आता है फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हाँ भारत में आर्थिक उदारीकरण, तो प्रधानमंत्री के नाम में किसका लिया जाता है, पीवी नरसिम्हा राव। बट उसके जो नीति निर्माण करता थे, जो पूरा लाइक जो लेके आए थे उसको, वो थे कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि आगे चल के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय तो नहीं थे पीएम। तो ठीक वैसे ही जॉन शोर के दिमाग की उपज थी, जॉन शोर ने ही ये सारी सिस्टम, ये व्यवस्था एंड ऑल ये सारी चीजें करी थी। बट तब जो है वो उसके नीचे पोस्ट में था, वो उससे नीचे पोस्ट में था, और ऊपर पोस्ट पर कौन था, ये भाई साहब जिसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका कार्नावालिस, इसीलिए कार्नावालिस का नाम यहाँ पर लिया जाता है। फिर हम चलते हैं जॉन शोर। तो जॉन शोर के बारे में बता दिया। निजाम और मराठों के बीच तृतीय युद्ध होता है 1795 का, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये दोनों ऊपर की चीजें आपको याद रखनी, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसीज। अब हम चलते हैं यहाँ पर वेलेस्ली की, हम यहाँ पर बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली कब आएगा, 1798 से 1805 में। फिर इसी दौरान 1805 में कौन रहता है, वापस से आपका कर्नवालिस आएगा और वो निपट जाता है। तो ये एक पॉलिसी अपनाते हैं, उस पॉलिसी का नाम है सहायक संधि, यानी कि सब्सिडरी अलायंस। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, सब्सिडरी अलायंस, जिसमें सबसे पहले जो शिकार हुए या जिसको पहले लिया गया था वो था हैदराबाद, देन आपका मैसूर, देन आपका तंजौर। तो हम तो आधे पेश हो गए, याद आ रहा है ना। तो हम तो आधे से क्या हो जाएगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। तो इन लोगों ने क्या करा था, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस किया था। ऑब्वियसली बात है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ था, बसीन की संधि भी इसी के समय हुआ था, क्योंकि 1805 के पहले की सारी घटना है। 1799 में इसने प्रेस पर सेंसर लागू किया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पहली बार प्रेस पर सेंसर किसने लगाया। प्रेस पे सेंसर लगाने का मतलब है कि प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश किसने करी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था बेटा, याद रखना, किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और इसी के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, याद रखना, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम नहीं बोल रहा हूं, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जा रही है 1800 में। और ये क्यों किया गया था ये भी याद रखना, सिविल सर्विस के जो लोग रहते हैं इनको प्रशिक्षण देने के लिए या इनको टीचिंग देने के लिए, बाद में इसको बंद कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों करी गई थी। फोर्ट विलियम तो पहले बना लिया गया था, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों करी गई थी। स्थापना इसलिए करी गई थी ताकि सिविल सर्विस के जो अधिकारी होंगे, जो भी सिविल सर्विस में यहाँ पे काम करेंगे उनके यहाँ, उनको प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको पढ़ाया लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं जॉर्ज बार्लो की बात करते हैं। जॉर्ज बार्लो भी अहस्तक्षेप नीति का समर्थक था, बट इसी के समय होता है एक विद्रोह जिसका नाम है वेल्लोर सिपाही विद्रोह। अब यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो दो चीज मैं यहां पर बताने वाला हूं, सबसे पहले समझना। क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली फंस जाते हैं, वेल्लोर सिपाही विद्रोह, वेल्लोर सिपाही म्यूटिनी कहां पे, साउथ में, तमिलनाडु वाले रीजन में, किनके समय होता, किनके कार्यकाल में होता, तो जॉर्ज बार्लो। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जॉर्ज बार्लो कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अभी भी। लेकिन यदि यह प्रश्न पूछा जाए, इसको लिख लीजिएगा, प्रश्न यह पूछा जाए कि वेल्लोर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास में गवर्नर कौन था, जरा सोचो कौन हो सकता है। ये वही व्यक्ति है जो भारत के महान गवर्नर जनरल में से एक हैं। बताइए कौन था गवर्नर मद्रास का इस दौरान। ये वही व्यक्ति है जिसको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। जनरली गवर्नर जनरल या वायसराय को लोग मानते नहीं है,
बट दो ऐसे लोग हैं जिसको बहुत ज्यादा मानते हैं इंडियंस, मैं खुद मानता हूं उसको। इवन जितनी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको मानना चाहिए उसे। आप किसी भगवान को मानो ना मानो, आप किसी का उपास रखो ना रखो, इसके नाम से उपास रखना चाहिए आप लोगों को। और यही बंदा था ये। बताओ कौन था जी? कुछ दिमाग याद आ रहा है? दिमाग लगाओ, सोचो सोचो कौन हो सकता है। ऐसे कैसे चलेगा जी, ऐसे कैसे चली दीदी, बताए लगी ना है। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ। अब बोल दिया इतना बड़ा बात, उसके बावजूद नहीं बता पा रहे हो। सती प्रथा पर बैन किसने लगवाया था? यस, लगाया तो मोहन राय थे, लेकिन था कौन? मुखिया इंपॉर्टेंट है ना। तो विलियम बेंटिक था भैया, मद्रास का गवर्नर, याद रखना। कौन था? विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल तो ये था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मुखिया था ये आप प्रधानमंत्री समझ लीजिए, इसको आप मुख्यमंत्री समझ लीजिए, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो, उस बंदे का नाम था क्या? जॉर्ज बार्लो था। 1805 से 1807, 1806 में सिपाही विद्रोह होता है। लेकिन मद्रास जहां पर हुआ, उसका गवर्नर कौन था? सिर्फ गवर्नर की बात हो तो विलियम बेंटिक था। यह सिपाही विद्रोह किन लोगों ने किया था? यह सिपाही विद्रोह किया था टिप्पू सुल्तान के बेटों ने लीड किया था। अब याद करो, जब मैं बोला था कि जब मैं टिप्पू सुल्तान पढ़ा रहा था, तब मैंने बोला कि जब ये पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं। टिप्पू सुल्तान को बंधक बनाया जाता है, सॉरी, उनके बेटे को बंधक बनाया जाता है 1790 से 92 के दौरान। याद है श्रीरंगपट्टनम की संधि, कार्नवालिस उसको लेके जाता है, बोलते हैं कि भैया तेरे को 3 करोड़ का हरजाना देना पड़ेगा, 3 करोड़ का हरजाना तू नहीं देगा तो तेरे बच्चों को हम लेके जा रहे हैं, जब तक तू नहीं देगा हम तेरे बच्चे वापस नहीं करने वाले। टिप्पू सुल्तान के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। उसको लगा भाई क्या कर रहा है ये, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बच्चों को कैसे ले जा सकते हैं। और उन अंग्रेजों की खासियत थी, हमेशा बच्चे को लेके जाते थे, मारते नहीं थे इन लोग। वो आखिरी बार और पहली बार मारे थे 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के बेटों को। और क्यों मारे थे उसको भी मैंने बता दिया था। नहीं तो इन लोग, अंग्रेज लोग, उनके बच्चों को लेके जाते थे और ले जाके बढ़िया पढ़ाते लिखाते थे, अपने माहौल में ढालते थे और उन्हीं के खिलाफ भड़का देते थे। याद करो छत्तीसगढ़ में भी घटना घटित हुई है। रानी प्रफुल्ल देवी, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, याद आ रही है ये सब केसेस? अंग्रेजों ने पढ़ाए थे इनको। बट ये सौभाग्यशाली हम कि इन लोगों ने अपने माटी के लिए, अपनी भूमि के लिए जो है मतलब यूं यूं कहें कि उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ माटी को ही सर्वोच्च समझा, सर्वोपरि समझा। तो इन लोग भी वैसे किए थे। इन लोगों ने भी इनके बेटों को अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया, ताकि अपने हिसाब से ढाल सके। दलीप सिंह को भी वैसे किया था, ज्यादातर वैसे ही करते थे। मराठे के बेटों को भी इन लोग रखते थे। बट इनके अंदर पता था कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है। और तब जाके फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर ये सैनिक या सिपाही विद्रोह शुरू किया जाता है। तो 1857 से पहले सिपाही विद्रोह जो शुरू हुआ था वो टिप्पू सुल्तान के बेटों ने लीड किया था, इसको याद रखना, ठीक है। तो यही सिपाही विद्रोह था जो कि मद्रास में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करते हैं, 1807 से 1813। रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। 1809 याद करो, ये पढ़ाया था मैंने, रंजीत सिंह, जब आपको पढ़ाया जा रहा था आंग्ल सिख संघर्ष। तो इंग्लिश सिख वार के दौरान मैंने पढ़ाया था कि 1809 में, है ना, रणजीत सिंह के साथ इनकी संधि होती है। 1839 में जाके जब ये मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जस्ट 10 साल बाद ये पूरी जो सत्ता है, सिख साम्राज्य पूरा निपट जाता है। तो अमृतसर की संधि जब किया गया था तो उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। कौन था? लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। चलिए फिर चलते लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये तो काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इसका। 3 चीज इसके लिए मैंने बताया था। सबसे पहले इन्होंने पिंडारियों को निपटाया था, याद आ रहा है? इन्होंने किसका दमन किया था? पिंडारी का। और यही कारण था कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। आंग्ल नेपाल युद्ध भी इसी के समय होगा, 1814 से 16। और सुगौली की संधि 1816, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। आंग्ल नेपाल युद्ध की शुरुआत होती है, गुरखाओं से युद्ध लड़ा जाता है। और 1816 में सुगौली की संधि, इधर 1816 में सुगौली की संधि हो रहा है, इधर 1818 में पेशवाओं को निपटाया जा रहा है। तो ये बहुत पावरफुल गवर्नर जनरल था और नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, ही इज अ हेस्टिंग ओनली, ठीक है। पेशवाओं को दमन किया, पेशवाओं को समाप्त किया। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, याद करो, इसको भी पढ़ाया गया तुम लोगों को। किसकी सहायता से स्थापित किया गया था बेटा? याद करो, 1817 में डेविड हेयर, याद आया? और किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। याद आ रहा है कुछ? ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने।
तो 1870 में डेविड हेयर की सहायता से, सोचो कोई दूसरा देश का आदमी, उनकी सहायता से हम कर रहे हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं पढ़ाई लिखाई से। हम लोग पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं, बस चीजें बदल गई हैं। आज हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके पहले रेडियो सुनते थे, टीवीज देखते थे, रेडियो सुनते थे, अखबारें पढ़ते थे, है ना। मुख्य जो बातें डेवलपमेंट पे, स्किल डेवलपमेंट पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कोई मतलब नहीं हमको। एकदम हम लोग मतलब हम ही अपने आप को एकदम इंफीरियर कैटेगरी के ले लेते हैं हम लोग। हम ही को लगता है कि नहीं हो पाएगा, हम ही को लगता है हम अपने आप को कम आंकते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को स्किल का जो डेवलप करना है, कौशल जिसको बोलते हैं ना, कौशल विकास, कुशल बनाना है भाई। 10 ठो चीज सीखनी है, हॉबीज जनरेट करना है। समझ आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1822 का जो दक्कन का जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, ये भी इन्हीं के समय हुआ था। कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और महालवाड़ी तो पढ़ा ही है। तो ये सब व्यवस्थाएं इन्हीं के समय हुई थी, रैयतवाड़ी जो है, महालवाड़ी किसके समय? हाँ, सुगौली की संधि कुछ नहीं बेटा, 1860s में क्या हुआ था देखो, 1814 से लेकर 1516 तक नेपाल के साथ इन्होंने क्या करा? लड़ाई लड़ा। नेपाल के साथ युद्ध हुआ अंग्रेजों का। और तब जो गोरखा वाला, मतलब गोरखा इनको बोला जाता था ना, नेपालियों को अपन गोरखा बोलते थे। तो काठमांडू वाला जो रीजन था, बोला गया कि भैया हम वहां पे अपना अंग्रेज रेसिडेंस वहां पर बनाने वाले हैं। उन्होंने बोला कि यार आप पूरा एरिया मत लीजिए, कुछ एरिया ले लीजिए। तो वहां पर एक संधि, एक ट्रीटी होती है गोरखाओं के साथ, उसी ट्रीटी को कहा गया था सुगौली की संधि। उसी ट्रीटी को हमने क्या बोला था? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि इसी को कहा गया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर लॉर्ड एमहर्स्ट की हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो लॉर्ड एमहर्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 23 से 28 में आएंगे और यहीं पर पहला आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा जाएगा। और यहीं पर एक संधि करी जाती है, येंडेबू की संधि, ट्रीटी ऑफ येंडेबू। अभी आंग्ल बर्मा युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है, आप इसको भी ध्यान से समझिएगा। इसको मैं मैप से समझाता हूं, मैं ध्यान से समझना, इसको मैं मैप की हेल्प से समझाता हूं। इसके समय तक, एमहर्स्ट के आने तक क्या हो चुका था, हमने इंडिया के जितने पोर्शन कवर करने थे ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे। इसके बाद कोई ऐसा कुछ बचा नहीं था, बाकियों के साथ हमने सहायक संधि कर ली थी। बंगाल आ चुका था, अवध तो वैसी था, मैसूर आ चुका था, मराठी जीत लिए थे, सिख जीत लिए थे, कुछ कुछ एरिया बस बचा था। तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया कवर हो चुका था। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये बर्मा वाला रीजन है। ये कौन सा रीजन था? ये बर्मा रीजन था। बर्मा क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, याद रखना। देखो 1857 की जो क्रांति होती है, तो सिपाही जो यहाँ पर बंगाल आते हैं, बैरकपुर आते हैं, वो बर्मा से ही आए थे। कुछ इधर से आए थे और कुछ इधर से आए थे, ज्यादातर तो खैर अपने नेवल शिप से आए थे, मतलब समुद्री रास्ते से आए थे। ठीक है, खैर तो बर्मा वाला एरिया इनको चाहिए था भाई, स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहां पर इस क्षेत्र में अहोम डायनेस्टीज हुआ करती थी, याद रखना, अहोम। और अहोम बोले तो सर असम वाला क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र। तो जब आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, मतलब युद्ध इन द सेंस, जब इन लोग देखो युद्ध का मतलब ही होता है भाई, मैं अगर आपसे आया हूं कुछ करने के लिए, मैं बोलूंगा यही चीज मेरे को दे। अब ये बोलेगा हम नहीं देंगे, फिर मैं बोलूंगा तू दे, बोलेगा नहीं देंगे। आपस में जब टसल होने लगते थे, फिर तो लड़ाई होता है ना, लड़ाई ऐसी ही होती है। जब दोनों सहमत ना हो, दोनों सहमत हो तो काहे की लड़ाई, दोनों अगर एग्री करके तो काहे की लड़ाई। तो जब एग्री नहीं होते, डिसएग्री होते, तभी लड़ाई होती। तो ये जब लड़ाई हुई थी, तो इसी रीजन को लेके, कैप्चर को लेकर था। और इन लोग याद रखना, इन लोग अहोम को कभी हरा नहीं पाते, अहोम एरिया जो है कभी इन लोग एनेक्स ही नहीं कर पाते अंग्रेज। कभी करते थे फिर स्वतंत्र हो जाता था, फिर कभी करते थे फिर स्वतंत्र हो जाता था। तो इसी को लेकर एक ट्रीटी हुई था, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ येंडेबू, येंडेबू की संधि। तो किससे संबंध था ये? आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित था। बैरकपुर में भी सिपाही विद्रोह होगा 1824 में। 1857 है वो तो है ही, लेकिन 1824 वाला भी इसी के समय होता है। किसके समय? लॉर्ड एमहर्स्ट। किसके समय? लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, चलो इसको याद रखना बेटा, एमहर्स्ट, इसके नाम में क्या रहा है? एम। तो एम से है म्यांमार, एम से क्या? म्यांमार। और म्यांमार वाली जो संधि, म्यांमार वाले तो बर्मा, तो बर्मा वाली जो संधि है, वही संधि का नाम क्या हो जाएगा आपका? येंडेबू की संधि, ट्रीटी ऑफ येंडेबू। ठीक है, आइए चलते हैं विलियम बेंटिक की ओर। 1828 से 1833 इनके बहुत सारे काम है, बहुत सारे नोटेबल वर्क हैं, इसको आप लोग याद रखना है। 1828 से 1833 तक ये एज ए बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, और 1833 से लेकर 1835 तक चले जाएंगे ये इंडिया के गवर्नर जनरल।
ये दोनों चीजें आपको समझनी, दोनों चीजें याद रखनी, दोनों में अंतर है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, समझ आ रहा है क्या? 28 से 33, 29, 30, 31, 32, 33, 5 साल रहेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, और 34, 35 2 साल रहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GGI। ठीक है, तो यहीं से GGI आपका शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ही नाम है यहाँ पे, तो यहीं से GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1833 का चार्टर एक्ट इसके तहत। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते उन्होंने क्या क्या काम किया था। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगा दिया था भाई, 1829 में सती प्रथा पे रोक, कानून बन गया। सरकारी नौकरी में इंडियंस को प्रवेश दिया गया, बोले कि इंडियंस लोग भी यहां पर आएंगे, है ना। एक्ट के द्वारा योग्यता को सेवा का आधार बनाया गया था, अगर आप योग्य होंगे तभी सर्विसेज में जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा पाएंगे। पहले क्या होता था, पहले खाली कमीशन चलता था, पहले फरमाइश चलता था, रिकमेंडेशंस, ये मेरा लड़का है भाई, इसको देख लेना, ये फलाने का इसको देख लेना, है ना, फरमाइश चलता था, कमीशन चलता था। ठीक है, तो वो सब बंद किया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इसी के समय बनाया गया। न्यायालय में फारसी के स्थान पर देसी भाषाओं को, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको याद रखिएगा। ठगी प्रथा का अंत, कर्नल स्लीमैन, याद रखना, किसकी सहायता से, कर्नल स्लीमैन, कई बार क्वेश्चन आता है, तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत। ये ठगी क्या होता था, रास्ते में जो आप व्यापारी लोग होते थे, व्यापारी वर्ग के जो लोग होते थे, बुर्जवाज जो होते थे, और भी अन्य लोग होते थे, जब वो जाते थे तो रास्ते में इनको लूट लिया जाता था, ठग लिया जाता था, या और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी। तो फिर उन सब चीजों को रोका गया कि भैया ये चीज नहीं होगा, जो ये करेगा उसको सजा दी जाएगी। तो ठगी प्रथा का जो अंत है वो भी इन्हीं के समय हुआ था। 1833 बंगाल, अब आते हैं चार्टर एक्ट, तब ये बन जाएगा भारत के गवर्नर जनरल। अभी तक क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अफीम के व्यापार को नियमित किया गया, अफीम जो है उसको कंट्रोल किया गया, और इसी दौरान एक नई प्रेसिडेंसी बनाई गई, आगरा प्रेसिडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आगरा प्रेसिडेंसी, आपने देखा था ना, प्रेसिडेंसी 3 थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। आगरा एक नई प्रेसिडेंसी बनाई जाएगी। विधि आयोग, लॉ कमीशन का गठन यहां पर किया जाएगा। और इसी समय 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, जिसको मैकॉले का मिनट कहते हैं, याद आ रहा है, मैकॉले का शिक्षा पद्धति, इसके अनुसार से हायर एजुकेशन कौन सी भाषा में होनी चाहिए, इंग्लिश, वर्नैक्युलर भाषा को भूल जाओ। तो ये आपका मैकॉले का मिनट्स था, मैकॉले का विवरण था, मैकॉले शिक्षा पद्धति, इन्हीं के समय इंडिया आया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब लॉर्ड मैटकॉफ की बात करते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसने कहा भैया जिसको जो छापना है छापो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन प्रेस को जिन्होंने बिल्कुल फ्री दे रखा, फ्रीडम दे रखा, बोला कि भैया ठीक है यार, छोड़ो, क्या ही बोले हम, कुछ नहीं हो सकता, जिसको जो करना करिए। तो ये जो काम है वो किसने किया था, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो था वो था लॉर्ड मैटकॉफ था। लॉर्ड ऑकलैंड, इसी के समय होता है पहला आंग्ल अफगान युद्ध। तो देखो, आ से ऑक और आ से अफगान, क्या क्या बताया, आ से ऑक और आ से अफगान। बर्मा के केस में क्या बताया था मैंने, लॉर्ड एमहर्स्ट। बर्मा के केस में क्या था, लॉर्ड एमहर्स्ट। और ऑकलैंड में अफगान। तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, 1839 से 42 में। शिक्षा और समाचार पत्रों का विकास किया गया। ठीक है, रणजीत सिंह अफगान शासक शाह शुजा के साथ, ठीक, त्रिपक्षीय संधि हुआ, सिंध के साथ, रणजीत सिंह के साथ, और अफगान शासक शाह शुजा के साथ। और 1839 में फिर रणजीत सिंह की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, इसी के समय सिंध का विलय हुआ था बेटा, याद रखना, 1843 में ही किसका हुआ था, सिंध का विलय किया गया था। ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु उसने योजना बनाई थी, ग्रामीण शिक्षा को विशेष रूप से फोकस किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, तो इसके समय पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, याद करो, 1845 से 46। और उसके बाद दूसरा जो होता है वो डलहौजी के समय हो जाएगा, 48 से 49। ठीक, तो पहला आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। फिर चलते हैं डलहौजी, 1848 से लेके 1856, 48 से लेके 56। तो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध जो हो रहा है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होगा वो किनके समय होगा,
वो डलहौजी के समय होता है। किसके समय होता है? डलहौजी के समय होता है। पंजाब को, सिख को ब्रिटिश साम्राज्य में पूरा विला लिया जाता है। सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध भी इसी के समय होगा, डलहौजी के समय होगा। और एक और देख लेना, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा 3 बार होता है। पहला जो हो रहा है, पहला आंग्ल बर्मा एमहर्स्ट के समय, दूसरा डलहौजी के समय, और तीसरा जो होगा वो लॉर्ड डफरिन के समय होगा। तीसरा किसके समय होता है? लॉर्ड डफरिन के समय होगा। तो जब वाइसराय जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस दौरान हम इसको कवर कर लेंगे। ये तो बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा, वाइसराय को अगले में करेंगे। इसने डाक सुधार, है ना, रेलवे की स्थापना करी थी। ठीक है, डाक अधिनियम लेकर आया था 1854 में। इसी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आया गया, पास नहीं हुआ था। कई बार क्वेश्चन आता है पास किसके समय किया गया था, तो इसके समय केवल अधिनियम लेकर आया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि आगे चल के कैनिंग के टाइम इसको पास कराया जाएगा। सिंध का भारत में विलय ये हो चुका था ऑलरेडी, है ना, हालांकि इसमें दिया हुआ है, बट सिंध को पूरी तरीके से यहाँ पर मिलाया गया था। पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी इसी के समय हुई थी। इन्होंने उप गवर्नर का पद सृजित किया था। बहुत सारी चीजें इन्होंने करा था। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था शिक्षा में सुधार हेतु वुड्स का डिस्पैच। याद आ रहा है इसको? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है इंडियन एजुकेशन को जिसने पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो ये जो काम किया गया था डलहौजी के टाइम किया गया था। लॉर्ड डलहौजी वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, इसी ने ही सिक्किम को भारत में क्या किया था? मिलाया था। तो सिक्किम का जो भारत में विलय हुआ था वो किसके समय हुआ था? डलहौजी के समय ही हुआ था। अभी वर्तमान वाला पढ़ते वो अलग है, बट जो उसने अपने टाइम पे जो मिलाया था मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग आते हैं 1856 में, 1856 में। तो जब 1856 में जब ये आएंगे तो 56 से 57 तक क्या होंगे? यही आपके लॉर्ड कैनिंग जो रहेंगे, है ना। 1856 से 57 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर यही क्या बनेंगे? भारत के पहले वायसराय बनेंगे। तो कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 यूनिवर्सिटी, 3 विश्वविद्यालय, लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे कलकत्ता, मद्रास और बंबई तीनों प्रेसिडेंसीज में विश्वविद्यालय बनाया गया था। यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी के समय 1857 रिवॉल्ट हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लेकर आया गया था डलहौजी के द्वारा, ये कैनिंग के समय पास कराया गया। कैनिंग के समय जो है ये एक्ट बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी जानकारी आपने पढ़ी किसके बारे में? भारत के गवर्नर जनरल्स के बारे में। अगला जो पार्ट होगा जिसमें हम लोग देखने वाले भारत के वायसराय के बारे में। तो वायसराय में पहला वायसराय कौन हो जाएगा? ऑब्वियसली यही बंदा होगा। यही बंदा मतलब लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का पहला वायसराय होगा, जिसके बारे में चर्चा अगले अध्याय में, नेक्स्ट पार्ट में होगा। तब तक आप क्या करें, ये पूरा जितना हुआ है आप बढ़िया से उसको रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, कॉपी में लिखें, रिवाइज करें। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में। जय हिंद।